जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइस, चैप्टर नंबर 7 भारतीय पर्यावरण। चैप्टर नंबर 7 है आपका प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिसास्टर्स। प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं क्या होते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य और सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर महत्वपूर्ण। तो चैप्टर नंबर 7 के देखते हैं। ठीक है गाइस, तो देखते हैं। आपदा प्राय एक अनपेक्षित घटना होती है जो ऐसी शक्तियों द्वारा घटित होती है। आपदा कभी भी आ सकती है, बता के नहीं आती है। ठीक है, जो मानव के नियंत्रण में नहीं है, यानी कि मानव के नियंत्रण में नहीं है। हम साइंटिस्ट हों या इंजीनियर हों या जेई हों या कोई भी एग्जाम्पल फॉर कोई भी मानव शक्ति हो, हम किसी के भी बस में नहीं है। आपदा प्राकृतिक घटना है और ये कभी भी कहीं भी आ सकती है। जैसे कि इंडोनेशिया में सुनामी आपदा घटना घटित हुई और आपके केदारनाथ बद्रीनाथ में जो थी अचानक बाढ़ का आना आपदा घटित हुई। ठीक है, यह थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है, यानी कि कम समय में बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसे हम आपदा कहते हैं। इसके कारण मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध हो जाते हैं, यानी कि मानव जीवन के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो सब अवरुद्ध खत्म हो जाते हैं। बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है, अतः इसे सुरक्षा के लिए मानव को सामान्यतः प्राप्त होने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। आपदा का सामान्य अर्थ विपदा या संकट से होता है। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, ज्वालामुखी। प्राकृतिक आपदा में क्या क्या आता है देखेंगे तो प्राकृतिक आपदा में आता है भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा। नंबर 2, मानवीय आपदा, यानी कि मानवकृत आपदा। तो मानवकृत आपदा होती है मानव जनित भूस्खलन, रसायनों का प्रयोग, यानी कि खेती में एग्रीकल्चर में रसायनों का प्रयोग में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द नेचुरल हैजार्ड्स। प्राकृतिक आपदाओं को मुख्य रूप से 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 है वायुमंडलीय, यानी कि वायुमंडलीय आपदाएं, बर्फानी तूफान, यानी कि तूफान, तड़ित झंझावात, तड़ित टोर्नेडो, सूखा, पाला, लू, शीतलहर, ये वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती हैं। भौमिक, अब देखते हैं भौमिक, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमघाव, अवतलन, मृदा अपरदन। आगे देखते हैं जलीय, बाढ़, ज्वार, महासागरीय धाराएं, तूफान, महोमिम, सुनामी। तो ये जलीय घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भारत में प्राकृतिक आपदाएं। अब भारत में प्राकृतिक आपदाएं कहाँ से आती हैं, क्या होती हैं, उन्हें देखते हैं। भारत में प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती हैं। भूकंप, तो देखिए भूकंप कहाँ कहाँ आते हैं। भूकंप सबसे ज़्यादा अपूर्व सूचनीय और विध्वंस प्राकृतिक आपदा है, यानी कि कोई सूचना नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, और ये प्राकृतिक आपदा है। जब आंतरिक शक्तियों के द्वारा धरातल का कोई भाग हिलता है तो उसे भूकंप कहते हैं, यानी कि आंतरिक शक्तियाँ जो होती हैं पृथ्वी की कोई भी भाग हिला देती हैं उसको हम भूकंप कहते हैं। भूकंप से सामान्य तात्पर्य भूपटल के कंपन से है, यानी कि भूपटल पे जो कंपन उत्पन्न होता है, इसे उत्पन्न करने में मानवीय प्रक्रियाओं का भी योगदान होता है। ठीक है, आगे देखते हैं गाइज भूकंप के कारण। तो भूकंप के कारण, और गाइज आप सभी से विनम्र निवेदन है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी ऑल प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत और सबसे जल्दी सबसे पहले मिल जाएं। ठीक है गाइज, और वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ गाइज लाइक और शेयर कर दें, सभी अपने दोस्तों को, अपने साथियों को बताएं, और मैं आपके लिए ऐसे ही बढ़ चढ़ के अच्छे से अच्छा नोटिफिकेशन, अच्छे से अच्छी वीडियो आपको अवेलेबल कराऊंगा। सभी ऑल काइंड्स न्यूज़, नॉलेज, जानकारी आदि सभी को आपको बीच बीच में समय समय पर मिलती रहेगी। ठीक है गाइज, और प्लीज़ आप नोट्स बना के अपनी तैयारी करें, जो इम्पोर्टेंट्स बातें हैं उनको नोट करें। कुछ नोट्स करते समय याद होगा, बाकी आपको रिवीजन करते समय। ठीक है गाइज, और आपने एक कहावत सुनी होगी, इतिहास भूगोल बड़े बेवफा, रात को रटे और सुबह को सफ़ा। तो ऐसा नहीं करना है, यानी कि रात को रटने बैठ जाओ, रटंती विद्या कभी सफल नहीं होती है। आपको जो है केवल भूकंप के कारण, तो भूकंप के कारण देखते हैं। भूकंप के कारण
विवर्तनिक ज्वालामुखी क्रिया यानी कि भूकंप के कारण विवर्तनिक ज्वालामुखी क्रिया, समस्थानिक समायोजन, भूपटल का संकुचन, जलीय भार। भारत में 26 जनवरी 2011 को कच्छ गुजरात में आया भूकंप। यानी कि देखिए भूकंप के कारण, तो भूकंप के कारण देखते हैं विवर्तनिकता ज्वालामुखी क्रिया, समस्थानिक समायोजन, भूपटल का संकुचन, जलीय भार। भारत में 26 जनवरी 2011 को कच्छ मीन्स गुजरात में आया भूकंप सबसे खतरनाक था, जिसमें लगभग 30,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार 1967-1993 में महाराष्ट्र में आए भूकंप से प्रायद्वीपीय भारत के भूकंप रहित होने की अवधारणा को बदल दिया। राष्ट्रीय भौमिक प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग और इनके साथ कुछ समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत में आए 1200 भूकंपों का गहन विश्लेषण किया। विश्लेषण का मतलब अध्ययन किया, और भारत को 5 भूकंप क्षेत्रों में जोन में बांटा गया है। तो भारत को कितने जोन में बांटा गया भूकंप की दृष्टि से? 5 जोनों में। तो 5 जोन जो है इम्पोर्टेंट्स देखिए, 5 जोन कौन कौन से हैं? तो जोन 5 में बांटा गया है भारत को भूकंप की दृष्टि से। फर्स्ट जोन है यानी कि जोन अत्यधिक क्षति जोखिम क्षेत्र है। पहला जोन जो है अत्यधिक, दूसरा अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, तीसरा मध्य क्षति जोखिम क्षेत्र है, चौथा निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र है, पांचवा अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र है। ठीक है गाइज, यानी कि अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र है। अत्यधिक, तो पहला जो है सबसे अत्यधिक है, और हम जो हैं उत्तराखंड में जोन 5 में आते हैं, तो जोन 5 भी डेंजर जोन में आता है। सुनामी, नेक्स्ट आगे देखिएगा गाइज। सुनामी होती क्या है? तो भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल उत्पन्न होती है। महासागरीय जल का विस्थापन होता है, परिणाम स्वरूप लंबवत ऊंची तरंगें पैदा होती हैं, यानी कि लगभग 30 से 40 फीट ऊंची तरंगें जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सुनामी। बंदरगाह लहरें कहा जाता है। सुनामी का प्रमुख कारण समुद्री लहरों में भूकंप का आना होता है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी अब तक की सबसे बड़ी खतरनाक सुनामी थी, यानी कि 26 दिसंबर 2004 को, जिसमें 30 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। यानी कि कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी? 30 लाख से अधिक लोगों की हमारी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। सुनामी, भूकंप ज्वालामुखी से महासागरीय अचानक हलचल के कारण, यानी कि 3 लाख। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया ज्वालामुखी महासागरीय धरातल में अचानक हलचल उत्पन्न होना, महासागरीय जल का विस्थापन होता है, परिणाम स्वरूप लंबवत ऊंची तरंगें पैदा होती हैं, जिन्हें सुनामी बंदरगाह लहरें कहा जाता है। सुनामी का प्रमुख कारण समुद्री तल में भूकंप का आना होता है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी अब तक की सबसे बड़ी व खतरनाक सुनामी थी, जिसमें 3 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि उष्ण मीन होता है यानी कि ठंडा गर्म दोनों, यानी कि गर्म जलवायु। कटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र हैं। 30 डिग्री उत्तर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो तापमान है, जो चक्रवात है, ये आपके 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। यह साधारणतः 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है, और इसकी लंबवत ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर हो सकती है। इसमें पवनें परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। भारत में सर्वाधिक चक्रवात बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर-नवंबर के मध्य उत्पन्न होते हैं। अब क्वेश्चन आता है गाइज, आपका डिबली क्वेश्चन आएगा कि भारत में सबसे सर्वाधिक तूफान यानी कि चक्रवाती तूफान कहाँ से आते हैं? तो भारत में सर्वाधिक चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर और नवंबर के मध्य उत्पन्न होते हैं। बाढ़, नेक्स्ट टॉपिक है बाढ़। वर्षा ऋतु में जब नदी में जल की मात्रा अपनी सामर्थ्य से अधिक हो जाती है, तब जल नदी के चारों तरफ फैलकर दूर दूर क्षेत्रों में फैल जाता है, क्षेत्र को जलमग्न कर देता है, जिसे बाढ़ कहते हैं। बाढ़ का सबसे प्रमुख कारण अत्यधिक वर्षा को माना जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य बांधों का टूटना, लहरें आना कारण भी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। भारत में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। देश में असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर गुजरात आदि प्रमुख बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं।
आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सूखा, ड्राई। सूखा, सूखे के प्रकार। सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक बाष्पीकरण, जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए। यानी कि भूमि पर जल की कमी के कारण जो है सूखा पड़ जाता है, किसानों को पानी नहीं मिल पाता, फसलों को पानी नहीं मिल पाता है, पीने योग्य पानी नहीं रहता है। सूखे के प्रकार। सूखा निम्नलिखित प्रकार का होता है, यानी कि मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। नेक्स्ट टॉपिक आपका सूखा यानी कि ड्रॉट। ड्रॉट मीन्स होता है सूखा। तो सूखा शब्द आया आपका ड्रॉट। सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक बाष्पीकरण, जलाशयों का भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए। सूखे के प्रकार। तो सूखे के प्रकार देखते हैं। सूखा निम्नलिखित प्रकार का होता है, मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, कृषि सूखा, जल विज्ञान संबंधी सूखा, पारिस्थितिकी सूखा। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्रों को मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आगे देखते हैं गाइज, अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। राजस्थान, जैसलमेर व बाड़मेर जिले हैं, ये अत्यधिक सूखे से ग्रस्त रहते हैं। अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र राजस्थान का पूर्वी भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, मध्य सूखा प्रभावित क्षेत्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग, आंतरिक कर्नाटक। महत्वपूर्ण शब्दावली देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो आपदा, प्राकृतिक व मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न संकट। नंबर 2 देखते हैं आप, भूकंप, आंतरिक शक्ति के द्वारा भूपटल का हिलना। सुनामी, समुद्री क्षेत्र में भूकंप के कारण तीव्र वेग वाली लहरें। भूस्खलन, ढाल के सहारे मलबे अवसाद का तीव्र वेग से नीचे खिसकना। आगे देखते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है कुछ। इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो असम में आती है। उत्तराखंड के किस जिले में मालपा व भूस्खलन का आपदा घटित हुई थी? तो पिथौरागढ़ में, यानी कि लैंडस्लाइड भी होता है। इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? तो तमिलनाडु में आती है। आगे देखते हैं, इनमें से किस नदी में मोजली नदी द्वीप स्थित है? मोजली नदी द्वीप जो है गाइज, ऑल कंपटीशन IAS PCS में बहुत आता है। तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। इनमें से किस नदी में माजुली द्वीप नदीय द्वीप स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप स्थित है आपका। बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? तो वायुमंडलीय आपदा है। इसको हम जो बर्फानी तूफान होता है वायुमंडलीय आपदाओं में आता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सम इम्पोर्टेंट्स, महत्वपूर्ण, अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर हैं। तो देखते हैं गाइज, 30 शब्दों में देना है। संकट किस दशा में आपदा बन जाता है? संकट उस दशा में आपदा बन जाता है जब वह आकस्मिक रूप से उत्पन्न होता है। ऐसी दशा में मनुष्य का उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं होता है। इसके नियंत्रण हेतु भी पूर्व प्रबंधकात्मक तैयारी नहीं की जाती है। हिमालय और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अधिक भूकंप क्यों आते हैं? हिमालय और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भूकंप अधिक आते हैं क्योंकि भारत भूप्लेट उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है। यानी कि भारतीय प्लेट जो है यूरेशियन भूप्लेट से टकराकर इसमें अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जब भारतीय भूप्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा क्षेत्र में विवर्तनिकता, हलचल उत्पन्न कर देती है और भूकंप का कारण बन जाती है। उष्ण कटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति के लिए कौन सी परिस्थितियां अनुकूल हैं? उष्ण कटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों को अनुकूल माना जाता है। तो आगे देखते हैं गाइज, आंसर देखते हैं। आंसर है पर्याप्त एवं सतत उष्ण आर्द्र वायु की उपलब्धता, जिसे बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा भी निर्मुक्त होती है। तीव्र कोरियोलिस बल जो केंद्र के निम्नलिखित वायुदाब को भरने न दे। क्षोभ मंडल में अस्थिरता, जिसे स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाते हैं। शक्तिशाली उच्च दाबेज यानी कि वेटेज की अनुपस्थिति जो आर्द्र व गुप्त ऊष्मायुक्त वायु के ऊर्ध्वाधर बहाव को अवरुद्ध करे। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्वी भारत की बाढ़ पश्चिमी भारत की बाढ़ से अलग कैसे होती है? पूर्वी भारत में बाढ़ प्रतिवर्ष आती है, यानी कि पूर्वी भारत भारी नुकसान पहुंचाती है। पश्चिमी भारत में बाढ़ कभी कभी और अचानक आती है। पश्चिमी भारत में पंजाब, हरियाणा, गुजरात राज्यों में प्रभावित होने वाली नदियों के जल स्तर में जब वृद्धि हो जाती है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राजस्थान में भी कभी
आकस्मिक तीव्र वर्षा के फलस्वरूप बाढ़ आ जाती है। पश्चिमी और मध्य भारत में सूखा ज़्यादा क्यों पड़ते हैं? तो देखते हैं गाइज, आगे चलते हैं क्यों सूखा पड़ता है और इसके कारण क्या हैं। पश्चिमी और मध्य भारत में, जिसमें मुख्यतः राजस्थान का पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग आते हैं, जो सूखे से अधिक प्रभावित रहते हैं। इस भाग में अत्यधिक कम वर्षा एवं मानसून के समय पर न आने के कारण सूखे की विपत्ति बार बार उत्पन्न होती रहती है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करें, इस आपदा के निवारण के कुछ उपाय बताएं। तो भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र, भारत में स्थित युवा हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं, जिनमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट, नीलगिरी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र भूकंप प्रभावित क्षेत्र। इन भागों में अत्यधिक मानव क्रियाकलापों वाले वे क्षेत्र जहां सड़क और बांध निर्माण अधिक किए गए हैं, भूस्खलन से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र में सम्मिलित हैं। भूस्खलन आपदा निवारण के उपाय। तो उपाय देखते हैं। भूस्खलन से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय उपयोगी होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र ढाल वाले भागों को काटकर सड़क निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में कृषि कार्य नदी घाटी कम ढाल वाले भागों तक सीमित होना चाहिए। बड़ी विकास योजनाओं पर प्रतिबंध होना चाहिए। सकारात्मक कार्य जैसे बृहद स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा और जल प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए बांध आदि का निर्माण भूस्खलन के उपायों को पूरक हैं। स्थानांतर कृषि वाले पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में बड़े उद्योग स्थापित नहीं किए जाने चाहिए। सुरंग, पुल, सड़कों का निर्माण उन क्षेत्रों में न किया जाए जहां भूस्खलन होता रहता है अथवा होने की दशाएं होती हैं। सुवेद्यता क्या है? सूखे के आधार पर भारत को प्रभावित प्राकृतिक आपदा भेवन क्षेत्र में विभाजित करें। इसके निम्नलिखित कारण के उपाय बताएं। तो देखते हैं, आगे देखते हैं गाइस। सुवेद्यता। अब सुवेद्यता होता क्या है? सु मीन्स वेद्यता। तो सुवेद्यता एबिलिटी, वेल्यूनिट एबिलिटी अथवा सुरक्षा, किसी व्यक्ति, समुदाय अथवा क्षेत्र को हानि पहुंचाने की वह दशा या स्थिति जो मानव के नियंत्रण में नहीं होती है। दूसरे शब्दों में यह जोखिम की वह सीमा जिस पर एक व्यक्ति या समुदाय अथवा क्षेत्र प्रभावित होता है। भारत को सूखे के आधार पर निम्नलिखित वेद्यता प्रभावित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। तो अत्यधिक डेंजर प्रभावित क्षेत्र, इसमें राजस्थान में अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थली, गुजरात का कच्छ क्षेत्र सम्मिलित है। अब देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं प्राकृतिक संकट। तो प्राकृतिक संकट, ये कुछ मैप दिखाया गया है आपको। मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं क्या होती हैं। ठीक है गाइज, अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। आप देखते हैं राजस्थान पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश अधिकांश क्षेत्र, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के आंतरिक भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी पूर्वी भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग, ओडिशी का आंतरिक भाग अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। मध्य सूखा प्रभावित क्षेत्र। तो मध्य सूखा प्रभावित क्षेत्र देखते हैं। इस वर्ग में राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, गुजरात के शेष भाग, झारखंड, कोयम्बटूर, पठार सम्मिलित हैं। तो देखिए गाइज, आप मैप देख रहे हैं भारत सूखा प्रभावित क्षेत्र। तो भारत के सूखा प्रभावित क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं, ये आपको सबसे पहले मैं इंडेक्स दिखा रहा हूँ। इंडेक्स यानी कि कोई भी हम मैप पढ़ते हैं तो मैप की सबसे पहले इंडेक्स देखते हैं। तो इंडेक्स में क्या है? सूखाग्रस्त क्षेत्र। देखिए ये आपको डॉट प्रचंड सूखा, यानी कि काले काले डॉट जो दिखाए गए हैं, ये प्रचंड सूखा है। ये लाइनिंग मध्य सूखा है, यानी कि यहाँ कम सूखा है। न्यून सूखा है, ये डॉट डॉट दिखाए गए हैं। सूखा रहित, यहाँ सूखा रहित यानी कि सूखा रहित है, यहाँ कुछ भी सूखा नहीं पड़ता है। ठीक है गाइज, और ये जो देख रहे हैं आप, देखिएगा ये आपके लक्षद्वीप समूह है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। द्वीप समूह का मतलब है छोटे छोटे द्वीप हैं, उनका बहुत सारा समूह, उसको हम द्वीप समूह कहते हैं। और अब द्वीप की डेफिनेशन में बीच बीच में आपको बताता रहता हूँ गाइज, अक्सर पूछी जाती है द्वीप किसे कहते हैं, द्वीप क्या होते हैं। तो द्वीप वह स्थान जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसको हम, या भूमि का वह स्थलखंड या वह भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो, उसको द्वीप कहते हैं। जैसे श्रीलंका द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप बन जाते हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेशन भी याद कर लेंगे। द्वीप समूह की डेफिनेशन, एग्जाम्पल फॉर श्रीलंका द्वीप समूह देश है। ठीक है, चारों तरफ जल से घिरा है, कोई भी स्थलीय बाउंड्री नहीं है। सूखा प्रभावित क्षेत्र देखते हैं, आगे देखते हैं निवारण के उपाय। निवारण के उपाय देखते हैं। निवारण के उपाय, तो निवारण यानी कि निवारण मीन्स होता है उनका उपाय कैसे करते हैं, हम क्या देखते हैं। सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे का प्रभाव तात्कालिक दीर्घकालिक होता है।
अतः इसके निवारण के उपाय भी तात्कालिक दीर्घकालिक होते हैं। तात्कालिक उपाय यानी कि तात्कालिक का मतलब है तुरंत। ठीक है गाइस, तत्कालिक सुरक्षित पेयजल वितरण, दवाइयाँ, पशुओं के लिए चारे, जल की उपलब्धता, मानव पशुओं को सुरक्षित स्थान पहुँचाना, ये सम्मिलित है तात्कालिक। ठीक है। एक्स्ट्रा शॉर्ट का मतलब है एक्स्ट्रा बात, एक्स्ट्रा नॉलेज। एक्स्ट्रा नॉलेज वर्षा जल संलग्न, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि रेन बारिश का, वाटर मीन्स पानी, हार्वेस्टिंग मीन्स यानी कि संलग्न, तो माध्यम से सूखे की समस्या से बचा जा सकता है। बारिश का पानी हमें सेव करके रखना चाहिए, छतों का पानी हमें एब्जॉर्ब करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, उसको सारे डेली यूज के कामों में लेना चाहिए खेती के लिए, और टैंक बना के उसको एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। दीर्घकालिक उपाय। अब दीर्घकालिक उपाय देखते हैं। अनेक ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं जो सूखे की विपत्ति में उपयोगी हों। भूमिगत जल भंडारण का पता लगाना, जल अधिकता क्षेत्रों से अल्प क्षेत्रों में जल पहुंचाना, नदियों को जोड़ना, बांध व जलाशयों का निर्माण करना, वर्षा जल का संग्रहण करना, वनस्पति आवरण का विस्तार करना, शुष्क कृषि फसलों के क्षेत्र में विस्तार करना आदि योजनागत उपाय महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किस स्थिति में विकास कार्य आपदा का कारण बन सकता है? तो भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में ही नहीं वरन अन्य स्थितियों में भी सामाजिक प्रगति और आर्थिक विकास हेतु विभिन्न विकास कार्य अत्यंत आवश्यक हैं, किंतु संकट या आपदाओं की अनदेखी करके विकास कार्यों को करते रहना अत्यंत घातक एवं मूर्खतापूर्ण निर्णय कहलाता है। इस परिक्षेप में कभी कभी विभिन्न विकास कार्य आपदा का कारण बन जाते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय है। नंबर 1 देखते हैं, फैक्ट आप देखते हैं। नंबर 1, मानव द्वारा बांध आदि का निर्माण जो सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, यदि बांध की ऊंचाई आदि बाढ़ बढ़ाई जाती है तो इसके टूटने से बाढ़ आपदा का संकट उत्पन्न हो सकता है। नंबर 2, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण यद्यपि आवश्यक है, किंतु यदि तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों को काटकर सड़कें बनाई जाती हैं तथा ढाल के किनारे भूस्खलन अवरोधी दीवारों का निर्माण नहीं किया जाता है तो भूस्खलन की विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति के लिए जंगलों का बेरहमी से विनाश करना, अनायोजित तरीके से लगातार भूमि उपयोग करते रहना, वन जल वन्य जीव आदि प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास का कारण बन जाते हैं। तीव्र औद्योगिकरण। अब आगे देखते हैं गाइस, तीव्र औद्योगिकरण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, परंतु इसे निकलने वाली गैस जैसे CFC क्लोराफ्लोराकार्बन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आदि को यदि इस प्रकार वायुमंडल में छोड़ा जाता है रहा तो वायु प्रदूषण की समस्या में वृद्धि होती रहेगी। परमाणु ऊर्जा, जिसे वर्तमान में विकास के लिए आवश्यक समझा जाता है, के उत्पादन में मानवीय असावधानी के कारण रूस की चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में हुई दुर्घटना के समान होने वाली घटनाओं में वृद्धि होती रहेगी। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। इस प्रकार उपयुक्त निवारण से स्पष्ट है कि सामाजिक प्रगति आर्थिक विकास के लिए विकास कार्य आवश्यक है, परंतु इनमें प्रारंभ करने से पूर्व पर्यावरण असंतुलन, मूल्यांकन, आपदा जैसे संकटों को न्यूनतम करने, इनमें वृद्धि न होने के उपायों के लिए योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन करना भी अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं। परियोजना कार्य। तो परियोजना कार्य का मतलब होता है परियोजना करना, यानी कि परियोजना योजना बनाना, क्रियाकलाप, एक्स्ट्रा क्रियाकलाप। तो नीचे दिए गए विषयों पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। इससे आप जो है अगर मालपा भूस्खलन क्षेत्र में घूमने जाइए, मालपा पिथौरागढ़ साइड में, यानी कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में, तो मालपा क्षेत्र देखिए भूस्खलन कैसे होता है, लैंडस्लाइड कैसे होता है, तो आप जाके देखेंगे तो उसका भौतिक सत्यापन का मतलब होता है सामने सामने से देखना, और आपको जो है उसमें प्रोजेक्ट तैयार करना, रिपोर्ट लिखिए, अपने मन से लिखिए, तैयार कीजिए, सारी चीज़ें नोट कीजिए उसके। नेक्स्ट है सुनामी कहाँ आती हैं, कैसे आती हैं, इस पर भी अपना प्रोजेक्ट तैयार कीजिए, देखिए जाके कैसे आती हैं। ओडिशा चक्रवात और गुजरात चक्रवात क्या है, इसके बारे में जानिएगा, खोजिएगा। नदियों को आपस में जोड़ना, नदियों को आपस में कैसे जोड़ने की प्लानिंग की चल रही है सरकार की, छोटी छोटी नदियों को बड़ी नदियों में जोड़ देना है। कुछ नदियाँ नेचुरल जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है गाइज। टेहरी बांध, सरदार सरोवर योजना, टेहरी बांध, टेहरी डैम घूम कर आइए,
सरदार सरोवर योजना जाइए, देखिए कैसे बिजली विद्युत उत्पादन की जाती है, कैसे डैम निर्माण किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, जलाशय को कैसे रोका जाता है जल को। भुज लातूर भूकंप, भुज और लातूर का भूकंप खतरनाक भूकंप था। इसमें 26 जनवरी को भूकंप आया था, भुज और लातूर का भूकंप। डेल्टा नदी ओब्लिक, इसका मतलब होता है ओब्लिक, ओब्लिक का मतलब या। डेल्टा नदी है द्वीप में जीवन। इस शब्द का, इस तीर का मतलब होता है या का मतलब और। ठीक है गाइज। छत वर्षा जल वन का मॉडल तैयार करें। छत से हमें कैसा जल संलग्न करना है, एब्जॉर्ब करना है, हार्वेस्टिंग करना है, कैसे यूज करना है और कैसे उसको रखना है, इस पर रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो आपके दिमाग की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, दिमाग बढ़ेगा, आपको आगे को दिमाग लगेगा। ठीक है, तो आप ये सब कार्य अपने आसपास के गुरुजनों के माध्यम से कर सकते हैं, या अपने माध्यम से भी सेल्फ तैयारी, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिमाग बढ़ेगा, आपकी क्रिएटिविटी जगेगी और आपको विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, और आप एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, 100% करेंगे। ठीक है, आप सारे एग्ज़ाम, कोई भी कंपटीशन हो, रेलवे हो, एसएससी हो, आईएएस, पीसीएस, सभी इंपॉर्टेंट्स हैं। सभी के लिए ये सारे फैक्ट्स जो क्वेश्चन आंसर थे, फैक्ट थे, सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप नोट्स बनाएं, तैयारी करें, आगे बढ़ें। ठीक है गाइज, आपको ऑल द बेस्ट, आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ गाइज, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन और आपको तुरंत वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाएं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक करिए, शेयर कर दीजिए फिर। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर कर दीजिए। ठीक है, मैं आपके लिए ऐसे ही दिन प्रतिदिन मेहनत करके वीडियो बनाता रहूँगा। रात में, दिन में जब समय मिलता है मैं काम कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे नींद भी आती है तब भी मैं आपके लिए काम करता हूँ, सोता हूँ तब भी मैं आपके लिए, और ऐसे ही मैं कुछ आने वाले समय में कुछ गरीबियों के लिए भी कुछ काम करता रहूँगा। ठीक है गाइज, तो आप सभी के लिए का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।